अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि इन दोनों ही एयरफोर्सेस की सर्विस में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऐसे एयरक्राफ्ट की है जो कि वक्त के साथ साथ अपनी जो रेलेवेंस है उसको खो रहे हैं और साथ ही साथ इनका जो रिटायरमेंट फेज है वो करीब आता जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मिराजेस और F7 एयरक्राफ्ट जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है और इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर जैगुआर्स, MiG-29 और मिराज 2000 जो कि ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि सर्विस लाइफ के लिहाज से काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और इनका जो रिटायरमेंट फेज है वो नजदीक आ रहा है। लेकिन कैपेबिलिटी मैच करने के लिए दोनों ही एयरफोर्सेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि वो अपने हर फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्टिवली आज की जो मॉडर्न कॉम्बैट है उसके अंदर यूज कर सकें। और फिर यहाँ पर एक मसला खड़ा होता है कि इतने ओल्डर एयरक्राफ्ट को आप मॉडर्न कॉम्बैट में इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो इशू तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा इशू नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। अब इन ओल्डर फ्लीट को मॉडर्न कॉम्बैट में रेलेवेंट रखने के लिए जो सबसे आसान सॉल्यूशन है वो ये है कि इनके साथ मॉडर्न वेपनरी को इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि मॉडर्न वेपन्स, क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स इन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करके इनको मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से रेलेवेंट रखा जाए और एक पंच प्रोवाइड किया जाए ताकि आने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स में चाहे सेकेंडरी रोल ही सही, ये कम से कम यहाँ पर अपना एक रोल जरूर परफॉर्म कर सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके साथ मॉडर्न स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस को इंटीग्रेट किया और इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही स्टेप्स लिए जहां पर जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इजरायली रैम्पेज जैसी मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया। और ये सारी सिचुएशन समझाने का मकसद ये है कि इस अप्रोच के थ्रू दोनों एयरफोर्सेस अपने पुराने एयरक्राफ्ट को मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से रेलेवेंट बनाने में सक्सेसफुल रही हैं। नाउ अब यहाँ पर क्योंकि डिस्कशन हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है मेनली, तो मई 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें यही चीज यहाँ पर जो कि हमने पहले एक्सप्लेन की ये और ज्यादा हाईलाइट होकर सामने आई और अब यहाँ पर दोबारा से एसेंशियली एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ और ज्यादा मॉडर्न वेपन्स को इंटीग्रेट करे। और न सिर्फ यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है बल्कि उसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। तुर्की जो कि पाकिस्तान का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनकी एक कंपनी है रॉकेटसान के नाम से, उन्होंने रिसेंटली एक एरो बैलिस्टिक मिसाइल को अनवील किया है। एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल उसको यहाँ पर कह सकते हैं, जिसका नाम TRG-300ER है। नॉर्मली सिर्फ इंटरनेट पे इसको 300ER के नाम से जाना जाता है और ये बेसिकली एक सुपरसोनिक एयर टू सरफेस या फिर एयर टू ग्राउंड मिशन है। इसी सीरीज के जो छोटे एरोबलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका टेस्ट पहले अकिंची ड्रोन के साथ तुर्की की तरफ से कंडक्ट किया गया जो कि सक्सेसफुल टेस्ट था। अब इसके बाद इन्होंने ये TRG-300ER वेरिएंट यानी कि एक्सटेंडेड वेरिएंट लॉन्च किया है अपने इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज का, जिनकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसी कैटेगरी में इजराइल का जो रैम्पेज मिसाइल है जिसे एक्चुअली में इंडियन एयरफोर्स यूज भी करती है, उसकी जो रेंज है वो सिर्फ 250 किलोमीटर की है और वॉरहेड भी जो यहाँ पर लगाया गया है वो रैम्पेज के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इंक्रीज्ड फायर पावर और डबल रेंज वाला एक एरो बैलिस्टिक मिसाइल या फिर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल करके 500 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकता है, एक एक्सेप्शनल स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करता है। तो ऐसा एक वेपन सिस्टम ऑटोमेटिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। और ना सिर्फ इस वेपन सिस्टम को या फिर एरो बैलिस्टिक मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है जैसा कि JF-17 थंडर है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी ओल्डर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है जिनमें मिराज 3 और मिराज 5 जो है वो सबसे आगे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये वेपन सिस्टम्स जो है वो एक परफेक्ट चॉइस है। बिकॉज ऐसे जो लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होते हैं। जो टारगेट डेटा होता है वो पहले से प्री स्टोर्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि मिसाइल को ऑलरेडी पता होता है, उसके जो ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम है उसको पता होता है कि उसने किस कोऑर्डिनेट के ऊपर जाके हिट करना है, किस टारगेट को हिट करना है। तो जो एयरक्राफ्ट इसको कैरी करता है और लॉन्च करता है उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं। सिर्फ किसी मिड कोर्स अपडेट के लिए यहाँ पर डाटा लिंक सिस्टम्स की जरूरत होती है जो कि मिराज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी पोजेस करता है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की एक एयरक्राफ्ट को इस मिसाइल को कैरी करने के लिए और फायर करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले एक अजीब डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मिराज एयरक्राफ्ट के साथ AESA रेडार्स को इंटीग्रेट कर रही है। जिस डिस्कशन का सिरे से ही कोई तुक नहीं बनता बिकॉज मिराज एक ग्राउंड अटैक प्लेटफॉर्म है और AESA रेडार बेसिकली आपको BVR फाइट्स के लिए चाहिए। तो उस केस में आपको फिजिकल भी अपग्रेड करनी पड़ती, जहां पर आपको रेडार सिस्टम नया लगाना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज करना पड़ता, जो कि अगेन इसके भी बहुत ही लो चांसेस है कि ये मिराज के साथ पॉसिबल है भी या नहीं। उसके बाद जो आपको कैपेबिलिटी यहाँ पर मिलती वो भी इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज आपके पास कोई सूटेबल BVR मिसाइल का ऑप्शन ही नहीं है। अब इस सब के कंपैरिजन में आप मिराज एयरक्राफ्ट के साथ इस तुर्किश एरो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटीग्रेट करके देखें। ना सिर्फ
इस मिसाइल के साथ मिराज एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है वो कई गुना इंक्रीज होगी। आप स्टैंड ऑफ रेंज से एनिमी के कमांड सेंटर्स, एनिमी की एयरबेसेस को टारगेट कर सकते हैं और इन सब को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल इंटीग्रेशन करनी है इस मिसाइल की मिराज एयरक्राफ्ट के साथ। कोई नया सिस्टम नहीं आपको चाहिए, कोई नए इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नहीं चाहिए, कोई नया रेडार सिस्टम आपको नहीं चाहिए। जो एग्जिस्टिंग मिराज एयरक्राफ्ट के सब सिस्टम्स हैं या फिर डिटेलिंग सिस्टम्स हैं, इस मिसाइल को उनके साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये जो सारा केस है ये वैसे ही मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस किया है। बाकी यहाँ पर इस तुर्किश 300 ER मिसाइल का जो वेट है पर मिसाइल का वो 900 kg है, तो हमारे मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली 1 या 2 के नंबर में ऐसे मिसाइल को उठा सकते हैं। और वैसे तो मिराज एयरक्राफ्ट अपनी लो फ्लाइंग की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस तरह की बहुत सारी क्लिप्स हैं जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराजेस जो हैं वो बहुत ही लो फ्लाइंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये तुर्किश मिसाइल जिस तरह की कैपेबिलिटीज लाता है, इवन मिराज एयरक्राफ्ट को लो फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 500 किलोमीटर की रेंज है। तो इंडिया चाहे S-400 सिस्टम को भी ले आए तो आप उसके थ्रेट रिंग से बाहर रहकर इवन मिराज एयरक्राफ्ट के साथ टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो अकिंसी ड्रोन्स हैं वो इन मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इफेक्टिवली एक बड़े नंबर में मिसाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट चाहिए। तो इसी वजह से इन सुपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइल्स को मिराज एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करना यहाँ पर वैलिड चॉइस है। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर ऐसी एक सिमिलर अप्रोच के साथ ही गई है। उन्होंने अपने जो ओल्डर जैगवार एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ इजरायली रैम्पेज को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो न सिर्फ जैगवार के कंपैरिजन में मिराज एक वर्सेटाइल और मोर मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म है, बल्कि रैम्पेज मिसाइल जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज करती है उसके कंपैरिजन में ये जो TRG-300 एरोबैलिस्टिक मिसाइल है ये रेंज भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल प्रोवाइड करता है और जो फायर पावर है वो भी काफी ज्यादा सब्सटेंशियल है रैम्पेज के कंपैरिजन में। तो जो कॉम्बिनेशन इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में बनाया हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एक्चुअली में उससे काफी बेटर कॉम्बिनेशन बना सकती है अपने ओल्डर मिराजेस के साथ ऐसे तुर्किश एरोबैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट करके। तो यही कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनके दम पर हम अपनी जो स्टैंड ऑफ रेंज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और जो एक शॉर्ट कमिंग आप कह सकते हैं हमने मे के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स की देखी, उसको एक्चुअली में ओवरकम करके एक एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट करके नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में अपनी एडवर्सरी को सीरियस डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। और ये चीज तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम ऐसे सीरियस ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं करेंगे अपने एयरक्राफ्ट के साथ, चाहे वो पुराने ही क्यों ना हो, उनके साथ ऐसे वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर एक सीरियस रिक्वायरमेंट है कि वो इस डोमेन में फोकस करे और होपफुली वो ऐसे कॉम्बिनेशंस को अपनी सर्विस में लेकर आए। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।